नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। नेपाल में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो कहीं अज्ञात स्थान पर चले गए हैं या वो भाग गए हैं। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बहस को जन्म दे दिया है कि इस जो आंदोलन में जो नेपाल में आंदोलन हुआ है उसकी वजह क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसकी वजह क्या है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट और जो भी आपका राय है ज़रूर दीजिए। देखिए, पहली बार हम जानना चाहेंगे कि नेपाल में हुआ क्या है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन किया गया था। मैंने कल भी एक सेशन आपको इस बारे में बताया था। सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया था, जिससे जो जेन जी बोला जाता है, जेन जी का मतलब वो युवा जो इंटरनेट के ज़माने में पैदा हुए हैं। अब इसमें करीब 25 साल तक के युवा हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि सोशल मीडिया पर बैन, उनका कहना है कि सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, सरकार हमारी आवाज़ को चुप कराने की कोशिश कर रही है। अब इसको लेकर काफ़ी उग्र प्रदर्शन हुए, संसद जला दिया गया है, मिनिस्टरों को पकड़ के मारा गया है, उनके घरों को जलाया गया है। कितने सारे मिनिस्टर एक तरह से अपने आप को हाइड कर लिए हैं या गुप्त जगह पर कहीं चले गए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री भी सत्ता छोड़ दिए हैं, मतलब इस्तीफा देकर वो भी कहीं गुप्त स्थान पर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि दुबई गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया आए हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं, या मतलब कोई क्लियर नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। अब इसको लेकर भारत के बड़े बड़े पत्रकार या बड़े बड़ी मीडिया या ग्रुप्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं इसमें अमेरिका का हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें चीन का हाथ है, कुछ लोग जैसी मुंह वैसी बातें, यानी हाथी के उस अंधों की तरह है जो पैर को छू के कह रहा है ये खंबा है, कान को छू के कह रहा है ये सूंड है, सूप है, और मतलब इस तरह की अंधा और हाथी वाली कहानी है। क्या हर आंदोलन के पीछे विदेशी हाथी होता है? क्या लोगों का अपना दर्द कुछ नहीं है? लोगों की अपनी समस्याएं कुछ नहीं है? यानी जब भी कोई आंदोलन होगा तो क्या वो लीडरशिप के अंडर में ही होता है? क्या किसी बैनर के तहत ही होता है? मैं ये पूछ रहा हूं। हमेशा ये आंदोलन होता है। अरब स्प्रिंग हुआ तो क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि अमेरिका का हाथ है। बांग्लादेश में अमेरिका का हाथ है, नेपाल में भी अमेरिका का हाथ है, श्रीलंका में भी अमेरिका का हाथ है। यानी अमेरिका ही हर जगह पर बैठा हुआ है। ये कहना आंदोलन को, किसी आंदोलन को, पब्लिक की जो एक तरह से आवाज़ है उसको कमतर आंकने की कोशिश है। कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि ये आंदोलन बहुत दिन से चल रहा था? जब जैसे नेपाल के जो बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे जिस तरह अपने आप को एक तरह से दिखावा कर रहे थे, सोशल मीडिया में अपने आप को अपनी रहीसी का शान और शौकत का प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर वहाँ के लोगों में एक गुस्सा था। गुस्सा इसलिए था कि वहाँ के जो नौजवान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के युवा, अपने जैसे बिहार में पलायन होता है उसी तरह नेपाल में भी पलायन होता है, और वो दुनिया के अलग अलग देशों में, भारत में कुछ चले जाते हैं, मलेशिया में चले जाते हैं, खाड़ी के देशों में जाते हैं, और वहाँ से जो पैसा नेपाल भेजते हैं वो नेपाल के पूरी जीडीपी का 28% है। 25% के आसपास खेती से आता है। यानी एक बहुत बड़ा रकम इसलिए आता है कि युवा बाहर जाकर कुछ काम धंधा करते हैं। नेपाल में कोई काम है ही नहीं। ऐसे में जो नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो रईसी की जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ युवा संघर्ष कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, और दूसरी तरफ उनके जो बाल बच्चे हैं, बड़े बड़े लीडर्स के बाल बच्चे हैं, वो बड़े अय्यासी कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और वो उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो इसको लेकर भी गुस्सा था। तो ये कहना कि जब नेपाल का जो भी आंदोलन है उसमें अमेरिका का हाथ है, तो ये एक तरह से हल्की बातें हैं और अंधेरे में तीर चलाने जैसा है।
क्या किसी के पास सबूत है इस बात का कि अमेरिका का हाथ है? लेकिन सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि अमेरिका का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। ऐसी बात नहीं, लोगों का गुस्सा भी तो है। लीडरशिप कितना दिन तक बहकाएगी लोगों को? कोई भी लीडरशिप कितने दिनों तक किसी को मतलब बेवकूफ बनाकर अपने आप को उल्लू सीधा करती रहेगी? एक समय आएगा ही कि वो जो उनका जो घड़ा भरेगा और पानी बहेगा बाहर। वही हुआ है नेपाल में। कोई ये कह देना कि विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है, कोई कहना कि ये गलत है। इस बात को, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% विदेशी इंटरफेयर नहीं होता है। हर देश में कोई ना कोई अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकाएक बहुत बड़ा खून खराबा होने लगे, मिनिस्टरों को दौड़ा के मारा जा रहा है, माफ करिए, प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़े या गुप्त स्थान पे जाना पड़ा है, संसद जला दिया गया, बड़े बड़े नेताओं के घर जला दिए गए। ये एक पब्लिक का गुस्सा है, इसमें विदेशी हाथ को मत देखिए हमेशा। अब सवाल ये होता है कि ये गुस्सा साउथ एशिया में क्यों है? श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, मालदीव हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर बेरोजगारी जिस तरह, यहां डेमोक्रेसी, ये पूरे देश में या हमारे भारत के आसपास जो डेमोक्रेसी चल रही है, और भारत ही नहीं, ये दक्षिण एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ एक कुछ लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है और पावर चला गया है, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जरूरत के सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन नेताओं की अय्याशी और भ्रष्टाचार बहुत कुछ आसमान छूते जा रहा है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, और डेमोक्रेसी के नाम पर जिस तरह के लोगों को भरमाया जा रहा है, ये पूरे दुनिया में अब डेमोक्रेसी के लिए भी एक चैलेंज पैदा हो रहा है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता की आवाज। लेकिन आज अब भारत में ही देख रहे होंगे कि भारत में आप बिहार में अक्सर देख रहे हैं कि पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़क बनाया जाए। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? कल गए अगर इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हैं तो आप ये कह देंगे कि इसमें विदेशी हाथ है। तो हर जगह हर चीजों में विदेशी हाथ खोजने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का अपनी सेंटिमेंट भी है, लोगों की अपनी गुस्सा भी है, लोगों की अपनी एक तरह से भड़ास भी है जो निकाल रहे हैं लोग। नेपाल में भी वही हुआ है। इसमें मैं अक्सर देख रहा हूँ सोशल मीडिया में भी हुए, या बड़े बड़े जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है, ये है। मैं ये पूछ रहा हूं कि सोशल मीडिया अगर नहीं है तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या वाकई? अब भारत का ही देख लीजिए, भारत का पत्रकार आप दो भागों में दिखाई देगा, एक तो सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। यानी निष्पक्षता नाम की कोई चीज ही नहीं है, बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरफ सिर्फ सरकार के हर गलतियों को भी तारीफ किया जा रहा है, उसको खूब बटर लगा के दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, और एक तरफ यह है कि सरकार कुछ अच्छी काम भी कर रही है तो उसको भी विरोध किया जा रहा है। ये स्थिति हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की हो चुकी है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार कुछ सोशल मीडिया पर भी आकर अपने कुछ चैनल वगैरह चलाते हैं, और वो भी वहां पर भी उनका वही रवैया होता है। एक है जो सरकार के पक्ष में लगातार बोलेगा, दिन भर सरकार की तारीफ करते रहेगा, सरकार की हर कमियों को भी एक तारीफ बनाकर पेश करेगा, हर गलतियों को भी एक बहुत अच्छा तरीके से मतलब बहुत अच्छा से उन्हें पैकिंग करके दिखाएगा कि देखिए, शोकेस करेगा उसको बहुत अच्छी तरह से। और एक जो होगा, सरकार कुछ कितना भी अच्छी काम करे, सरकार कुछ अच्छी काम भी कर रही है तो उसका भी विरोध कर रहा है। यानी मीडिया दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। यानी मीडिया भी एक तरह से सरकार का हिस्सा हो गई है और सरकार का विरोधी हो गई है। मीडिया का काम है कि लोगों की समस्याओं को दिखाना, लोगों की समस्याओं को बताना, ताकि सरकार और लोग पब्लिक के बीच में एक संवाद की काम करती है मीडिया। लेकिन ऐसा है नहीं। एक मीडिया जो है सरकार की वकील बनी हुई है, और दूसरा एक है जो उसका विपक्ष में बैठी हुई है। और इस ऐसे में सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जहां लोग अपनी बात कहने के लिए आजाद है। अगर उस पर भी प्रतिबंध करा दिया जाएगा, अगर उस पर भी एक तरह से सेंसर लगाने की कोशिश होगी, तो पब्लिक तो गुस्सा में आएगी। आज
मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात कह के लोगों को, एक तरह से भारत के लोगों को ठंडा किया जा रहा है कि भाई इसमें कुछ भारत में डरने उड़ने की बात नहीं है, ये सब अमेरिका करा रहा है, भारत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। भारत भी ठीक ठाक नहीं है, भारत में भी लोगों के प्रति गुस्सा है, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहां पर कोई भी आंदोलन अलग अलग हिस्सों में होकर रह जाता है, सेंट्रलाइज नहीं होता है, ये डिसेंट्रलाइज होकर रहता है। आज बिहार में देखिए पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी है, वहां पर लोग अपने क्षेत्रीय स्तर पर उसको लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा कभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि एक तरफ गुजरात है, एक तरफ महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वहां के लोग ऐसो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, तो बोलते हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो भारत में आंदोलन केंद्रीय का उसका सेंट्रलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों की समस्याएं अलग अलग हो जाती हैं। अब तमिलनाडु वाले कहेंगे कि जाने तो बिहार में हो रहा है, हमको क्या मतलब है, बिहार में पलायन है, गरीबी है, भुखमरी है, वो लोग समझे, इसलिए बिहार को में वो आंदोलन नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी चीज कि जब भी कोई इस तरह की आंदोलन करने की कोई कोशिश होती है, जब भी कोई, नेपाल में भी ऐसा ही हुआ, जब आंदोलन आज से नहीं हुआ, नेपाल में लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज उतनी तेज नहीं थी, लेकिन सरकार अच्छी तरह, जब कोई आंदोलन करता था उस सरकार अपने किसी माध्यम से उनको जेल में डाल देना, उन्हें एक तरह से दबा देना, कुचल देने की कोशिश करती थी। उनको लगता था कि भाई एक आदमी बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज दबा दो, एक आदमी कोई आंदोलन करने की कोशिश कर रहा है अपनी समस्याओं को लेकर, बस उसके ऊपर कोई मुकदमे ठोक दो। ऐसा नेपाल में लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, वो सीमा, वो बांध टूटी और नेपाल का सरकार भी खत्म। इसलिए ये सबक लेने की जरूरत है, ये बात समझने की जरूरत है कि हर आंदोलन के पीछे विदेशी हाथों खोजने की जरूरत नहीं है, अपनी गिरेबान को भी झांकने की जरूरत है, अपने अंदर की समस्याओं को भी देखना चाहिए कि देश में करप्शन है, देश में भ्रष्टाचार है, देश में भाई भतीजावाद है, देश में अपने बाल बच्चों के लिए परिवारवाद है, और आम आदमी संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, आम आदमी अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर इसलिए जा पा रहा है कि उसको थोड़ी सी अपनी जीने के लिए पैसे चाहिए। ये गुस्सा है, और ये गुस्सा आगे भारत भी इस चपेट में न आए, इसलिए भारत को सचेत होने की जरूरत है, ये ना कि विदेशी फंड कह के इसे पर्दा डालने की जरूरत है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जो भी आपको उचित लगे जरूर करिएगा। धन्यवाद।